मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं लखनऊ में रहता हूं और पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मेरा काम मुझे अलग अलग जगहों पर घूमने और वहां की अनसुनी कहानियों की सच्चाई पता करने के लिए मजबूर करता है। मैंने अब तक कई रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर रिसर्च की है। पुरानी हवेलियां, वीरान अस्पताल और सुनसान जंगल। लेकिन जो अनुभव मैंने एक गांव में किया, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये बात तब की है जब मुझे एक पुराने दोस्त से एक रहस्यमयी गांव के बारे में पता चला। उसका नाम आकाश था। आकाश भी मेरी तरह डॉक्यूमेंट्री बनाता था, लेकिन अब उसने यह काम छोड़ दिया था। वह बहुत डरा हुआ था और कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। विवेक, तुझे जो करना है कर, लेकिन उस गांव का नाम भी मत लेना, उसने मुझसे कहा था। मुझे उसकी बातों में दिलचस्पी जागी। मैंने उससे और जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फिर मैंने अपने तरीके से उस गांव के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद मुझे उस गांव का नाम पता चला, भानगढ़पुर। यह उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में स्थित था। लोगों का कहना था कि यह गांव दिन में तो आम गांवों जैसा ही दिखता है, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ ऐसा होता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचता। कई लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे, लेकिन कुछ लोग इस पर पूरी तरह यकीन करते थे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। मेरे साथ मेरा कैमरामैन रोहित भी था। हम दोनों अपनी गाड़ी से गांव की ओर निकले। रास्ता घने जंगलों और वीरान सड़कों से होकर जाता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। भाई, मुझे ना जाने क्यों अजीब लग रहा है, रोहित ने कहा। अरे कुछ नहीं होगा, बस ये सब कहानियां हैं, मैंने उसे दिलासा दिया। लेकिन जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। रास्ते में हमें कुछ लोग मिले जो अजीब तरह से हमें देख रहे थे। वे हमारी गाड़ी को रोककर हमसे पूछने लगे कि हम कहां जा रहे हैं। भानगढ़पुर, वहां क्यों जा रहे हो? एक बूढ़े आदमी ने घबराकर पूछा। हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, मैंने जवाब दिया। उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हमें वहां जाने से मना किया और कहा, सूरज डूबने से पहले उस गांव से बाहर निकल जाना, वरना तुम लोग वापस नहीं आ पाओगे। हमने उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ गए। जब हम गांव पहुंचे तो वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। हमें देखकर कुछ लोग अजीब तरीके से घूरने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने एक बूढ़े आदमी से गांव के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन उसने हमें अनदेखा कर दिया और अंदर चला गया। फिर हमें एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति मिले जो शायद गांव के मुखिया थे। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने हमसे पूछा। हम यहाँ इस गांव की कहानी समझने आए हैं। सुना है कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, मैंने कहा। वे चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, रात से पहले यहां से चले जाना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब तक रोहित भी थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने उनसे गांव की असली कहानी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। हमने वहां के लोगों से बातचीत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी हमें सही जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी डर के साए में जी रहे हों। लेकिन फिर हमें एक बुजुर्ग महिला मिली जिसने धीरे धीरे हमें कुछ बताना शुरू किया। यह गांव पहले बहुत खुशहाल था, उसने कहा, लेकिन फिर यहां कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। क्या हुआ था? मैंने उत्सुकता से पूछा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक गांव के कुछ लोग वहां आ गए और उसे चुप करा दिया। अंदर जाओ और इनसे ज्यादा बात मत करो, उन्होंने उसे डांटते हुए कहा। अब यह बात और भी रहस्यमयी लगने लगी थी। मैं और रोहित सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। तभी हमें एहसास हुआ कि सूरज डूबने ही वाला था। गांव के लोग तेजी से अपने घरों में जाने लगे। हमने देखा कि सभी लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। रोहित ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, बस थोड़ा और रुकते हैं, मैंने कहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें हिलाकर रख दिया। रोहित के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सूरज लगभग डूब चुका था और पूरा गांव एकदम शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव को अचानक मूक बना दिया हो। किसी घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना ही किसी जानवर की हलचल महसूस हो रही थी। हम दोनों गांव के बीच खड़े थे, लेकिन अब लगने लगा था कि यहां हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। रोहित मेरे बाजू को पकड़कर बोला, भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, यहां से निकलते हैं, अभी के अभी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मुझे भी अब हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से जाने वालों में से नहीं था।
थोड़ा और रुकते हैं, देखना तो चाहिए कि ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, मैंने कहा। रोहित ने गहरी सांस ली, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। शायद वह जानता था कि अगर मैं ठान लूं तो बिना किसी ठोस वजह के हटने वाला नहीं हूं। हमने तय किया कि गांव में थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। चारों तरफ अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। हमें गांव के सबसे पुराने हिस्से में एक टूटा फूटा कुआं दिखा, जिसके पास कोई भी नहीं जाता था। कुआं देखने में बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सालों से किसी ने उसका इस्तेमाल ही न किया हो। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और पानी एकदम काला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ छुपा हो। हमने इधर उधर देखा, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हम दोनों झटके से पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित ने धीरे से कहा, भाई मुझे लग रहा है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुएं के पास जाकर झांकने लगा। पानी एकदम स्थिर था, लेकिन उसमें मेरा अक्स साफ दिख रहा था। फिर अचानक मेरे अक्स के पीछे कोई खड़ा दिखा। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रोहित, तूने भी देखा? मैंने घबराकर पूछा। देखा क्या? कुएं के पानी में कोई खड़ा था मेरे पीछे। रोहित ने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। भाई, ये जगह सही नहीं है, हमें अभी के अभी यहां से निकल जाना चाहिए। इस बार मैंने उसकी बात मान ली। कुएं के पास जो कुछ भी मैंने देखा था वो बस मेरा भ्रम था या फिर सच, मैं नहीं जानता था। लेकिन अब इस जगह में और ज्यादा देर तक रहने की मेरी हिम्मत नहीं थी। हम दोनों गांव की सड़क की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन फिर हमें किसी के चलने की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज साफ साफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। हमने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विवेक, हम पे कोई नजर रख रहा है, रोहित ने धीरे से कहा। मुझे भी अब अजीब सा डर महसूस होने लगा था। हम तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही हम गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, हमारे कदम रुक गए। रास्ता गायब हो चुका था। जहां कुछ मिनट पहले साफ साफ रास्ता दिख रहा था, वहां अब घनी झाड़ियों और अंधेरे का एक भयानक पर्दा था। ये कैसे हो सकता है? रोहित हकलाने लगा। मैंने भी अपने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन हमें अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गांव के चारों ओर एक अजीब धुंध फैल चुकी थी और फिर दूर से किसी के कराहने की आवाज आई। हम दोनों ठिठक गए। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। बचाओ, कोई तो बचाओ। हम दोनों जड़ हो गए। रोहित ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, ये हमें यहां से निकलने नहीं देंगे। कौन नहीं निकलने देगा? मैंने घबराकर पूछा, लेकिन रोहित की नजर अब मेरे पीछे थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी आत्मा को जमा दिया। एक साया, एक अजीब बेतरतीब काली आकृति गांव के बीच में खड़ी थी। हम दोनों बिना एक पल गंवाए भागने लगे, लेकिन वो चीज हमारे पीछे थी। हमने सुना उसके पैरों की आवाज हमारे ठीक पीछे थी। भागते भागते हम गांव के एक पुराने जर्जर मंदिर के पास पहुंच गए। रोहित ने हांफते हुए कहा, अब क्या करें? मैं कुछ कहने ही वाला था कि फिर से वही आवाज गूंजी, बचाओ। लेकिन इस बार आवाज हमारे ठीक पास से आई थी। हम दोनों कांप उठे और तभी मंदिर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। हमारी सांसें रुक गईं। अब इस गांव से बाहर निकलना नामुमकिन लगने लगा था। हम मंदिर के बाहर खड़े थे, हांफते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं, जैसे सालों से किसी ने इसकी देखभाल न की हो। दरवाजे पर लोहे की झंग लगी जंजीरें लटक रही थीं और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। रोहित ने कांपते हुए कहा, भाई, अंदर मत जाना, पता नहीं इसमें क्या छुपा है। मेरे कान अब भी उसी अजीब आवाज पर टिके थे, बचाओ। वो आवाज अब और करीब आ चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, अगर हम यहां खड़े रहे तो वो चीज हमें पकड़ लेगी। अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रोहित मेरे फैसले से खुश नहीं था, लेकिन वो जानता था कि हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। मंदिर के फर्श पर जगह जगह सूखी पत्तियां और धूल जमी हुई थी, मानो यहां सालों से कोई नहीं आया हो। हल्की सी चांदनी टूटी हुई छत से छनकर अंदर आ रही थी, जिससे माहौल और भी भयानक लग रहा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक पीछे से दरवाजा
खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। धड़ाम! हम दोनों झटके से पलटे। भाई, अब क्या करें? रोहित की आवाज डर से कांप रही थी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। शायद कोई और रास्ता मिल जाए बाहर जाने का, मैंने कहा। हम दोनों आगे बढ़े। मंदिर के अंदर बहुत सी मूर्तियां थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन मूर्तियों की आंखें मानो हमें घूर रही थीं। मुझे हल्की बेचैनी होने लगी। हम जैसे ही मुख्य प्रार्थना कक्ष के पास पहुंचे, वहां जमीन पर किसी ने सफेद रंग के चूने से कुछ अजीब आकृतियां बना रखी थीं। ये आकृतियां इंसानों की नहीं थीं। वे बहुत ही डरावनी और अजीब सी थीं, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें उकेरा हो। रोहित ने फुसफुसाकर कहा, यह सब बहुत गलत लग रहा है भाई। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी मंदिर के कोने में किसी के चलने की आवाज आई। हम दोनों जड़ हो गए। हमने धीरे धीरे उस कोने की तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने 2 कदम आगे बढ़ाए, अचानक जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां अपने आप हिलने लगीं। कोई हमारे बेहद पास था। हमने एक दूसरे को देखा और फिर मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से फिर वही आवाज आई, बचाओ! लेकिन इस बार आवाज में कुछ अलग था। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी तरफ ही बढ़ रहा हो। हम मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचे। यहां एक टूटी फूटी सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। मैंने रोहित की तरफ देखा। नीचे जाना पड़ेगा। रोहित गुस्से में फुसफुसाया, तू पागल हो गया है? बाहर जाने का रास्ता ढूंढ भाई, अंदर क्यों जा रहे हैं? लेकिन मैंने उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, अगर हम यहीं खड़े रहे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे ही हमने नीचे कदम रखा, वहां माहौल अचानक बदल गया। ठंड बढ़ चुकी थी। हवा में एक अजीब गंध थी, सड़ी हुई मांस की गंध। नीचे एक बड़ा सा हॉल जैसा था, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही अजीब चीजें रखी थीं। लकड़ी के टूटे हुए ताबूत। ये क्या जगह है? रोहित ने कांपते हुए कहा। हमने चारों तरफ नजर घुमाई। एक कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जो हल्का सा खुला था। हमने धीरे से दरवाजा खोला और जो हमने अंदर देखा, उसने हमारी रूह तक हिला दी। अंदर जमीन पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। यह खून था। यह क्या लिखा है? रोहित ने कांपते हुए कहा। मैंने धीरे धीरे पढ़ा, जो भी इस गांव में सूर्यास्त के बाद रुकेगा, वो मरेगा और उसकी आत्मा यहां हमेशा फंस जाएगी। रोहित ने घबराकर मेरी तरफ देखा। अब समझ आया ये गांव क्यों वीरान पड़ा है, उसने कहा। हम अभी सोच ही रहे थे कि बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। कोई आ रहा है, मैंने फुसफुसाकर कहा। हम दोनों घबराकर पीछे हटे। आवाजें अब और तेज होने लगीं। टप टप टप। मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे एक ताबूत के पीछे खींच लिया। अब हम दोनों जमीन पर लेटे हुए उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जहां से किसी के अंदर आने की आहट आ रही थी। फिर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। हम दोनों की सांसें थम गईं। अंदर से कोई आ रहा था। हमने पहली बार उसे देखा। लंबी काली परछाई, कोई चेहरा नहीं, बस 2 जलती हुई आंखें। हम दोनों जड़ हो गए और फिर वो आकृति हमारे तरफ बढ़ने लगी। हम चीख तक नहीं पाए। हम बस वहीं अपनी जगह पर सन्न खड़े रहे। वो आकृति अब हमारे ठीक सामने थी और तभी पूरा मंदिर एक जोरदार धमाके से हिल उठा। वो आकृति हमारे सामने खड़ी थी। हमारी आंखें उसकी जलती हुई लाल रोशनी जैसी आंखों से टकराईं और हमारे शरीर मानो सुन्न हो गए। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। आसपास की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि हमारी सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं। टप टप टप। उसके कदमों की धीमी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हम अभी भी लकड़ी के टूटे ताबूत के पीछे दुबके हुए थे, लेकिन अब वो परछाई हमारी तरफ बढ़ रही थी। रोहित ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने धीरे से देखा। अब वो आकृति सिर्फ कुछ कदम दूर थी। अचानक उसने अपना सिर झुकाया और जमीन पर बने उन अजीब लाल अक्षरों को देखा, जो शायद खून से लिखे गए थे। और तभी पूरे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। कानों में गूंजने वाली, न समझ आने वाली, लेकिन डर से हड्डियों तक ठंडी कर देने वाली आवाज। तुम्हें नहीं बचने दिया जाएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोहित अब बुरी तरह कांप रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया।
मैंने उसका हाथ पकड़कर धीरे से खींचा और इशारा किया, भागते हैं। हम दोनों धीरे धीरे पीछे सरकने लगे, लेकिन जैसे ही हमने एक कदम पीछे रखा, ताबूत के अंदर से जोर का ठक ठक करने की आवाज आई। हम दोनों के दिल हलक तक आ गए। हमने झटके से ताबूत की तरफ देखा। कोई अंदर था। हमारी सांसें अटक गईं। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, भाई, यहां से निकलना पड़ेगा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आकृति अब हमारी तरफ देख रही थी। धीरे धीरे, बहुत ही अजीब तरीके से उसने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, बस खाली जगह। कोई आंखें, नाक या मुंह नहीं, सिर्फ एक जलता हुआ गड्ढा जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं। और फिर वो एक जोर की चीख के साथ हम पर झपटी। हम दोनों के दिमाग सुन्न हो गए। हम चीखते हुए ताबूतों के बीच से भागने लगे, लेकिन तभी कमरे की जमीन अचानक हिलने लगी। पूरा मंदिर कंपन करने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। भाई, जल्दी भाग! हम किसी तरह कांपते हुए कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा बहुत पुराना और जर्जर था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला और हम अंदर घुस गए। अंदर घुप अंधेरा था। हमने दरवाजा तेजी से बंद कर लिया और कांपते हुए उसकी तरफ पीठ टिका दी। हम दोनों हाँफ रहे थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था वो अभी फट जाएगी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हम जिंदा थे अभी तक, लेकिन हम कहाँ आ गए थे? हमने चारों तरफ देखा। ये एक सुरंग थी, एक बहुत ही पुरानी, टूटी फूटी और सड़ी हुई ईंटों वाली सुरंग। दीवारों पर काई जमी हुई थी और पानी की हल्की हल्की बूंदें टपक रही थीं। हवा में एक अजीब बदबू थी, सड़ी हुई चीजों की बदबू। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रोहित फुसफुसाया, भाई, अगर हम यहां फंस गए तो? मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी सामने एक हल्की रोशनी दिखी, बहुत दूर लेकिन थी। हमने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम पास गए, हमें महसूस हुआ कि रोशनी हिल रही थी। कोई उसे पकड़े हुए था। हम रुक गए। हमारे पैर वहीं जम गए। सामने एक आदमी खड़ा था, बहुत दुबला पतला, अजीब सा, गंदे कपड़े पहने हुए। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था जो टिमटिमा रही थी। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा नहीं दिख रहा था। हमने एक दूसरे को देखा। क्या ये कोई गांव का बचा हुआ आदमी था? रोहित ने हिम्मत करके कहा, भाई साहब, हम यहां फंस गए हैं। बाहर का रास्ता कौन सा है? कोई जवाब नहीं। वो आदमी वैसे ही खड़ा रहा, सिर झुकाए। रोहित ने दोबारा कहा, सुनिए। अचानक वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। हम दोनों पीछे हटे। उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। वो जमीन पर चल नहीं रहा था, वो हवा में तैर रहा था। हम दोनों के होश उड़ गए और तभी उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं और फिर वो एक जोर की चीख के साथ हम पर झपटा। बचो! हम दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन इस बार सुरंग का रास्ता बदल चुका था। अब वो पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभर आई थीं और सुरंग लंबी होती जा रही थी, जैसे हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम भागते गए, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। पीछे से वो आदमी हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चीखें पूरे रास्ते में गूंज रही थीं और फिर अचानक सुरंग खत्म हो गई। हम एक अजीब सी जगह आ पहुंचे। हमने चारों तरफ देखा। ये एक खुली जगह थी। पुराने टूटे फूटे मकान थे, जिनमें से किसी की भी छत नहीं थी। बीच में एक पुराना कुआं था और हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। हमारे पैरों के नीचे कुछ चरमरा कर टूटा। हमने नीचे देखा, खोपड़ी। रोहित ने कांपते हुए कहा, भाई, हम गांव के असली राज के पास पहुंच गए हैं। और तभी हमारे चारों तरफ सफेद आंखों वाले लोग खड़े हो गए। मरे हुए लोग। उनके शरीर काले, जले हुए और गल चुके थे। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और फिर वो सब हमारी तरफ बढ़ने लगे। हमारी सांसें अटक गईं। चारों तरफ वो सफेद आंखों वाले सड़े गले लोग हमें घेर चुके थे। उनके शरीर जले हुए थे, काले काले, जैसे किसी ने उन्हें आग में झोंक दिया हो। उनके मुंह से एक धीमी खरखराती आवाज आ रही थी, मानो वो कुछ फुसफुसा रहे हों। रोहित का हाथ मेरे कंधे पर कस गया। वो कांप रहा था, मैं भी। लेकिन यहां डरने का वक्त नहीं था। हमें बचने का कोई रास्ता खोजना था, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ सिर्फ मौत थी। वो लोग धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर थे, जैसे हवा में तैर रहे हों। रोहित ने कांपते हुए कहा, भाई,
कुछ तो कर। मैं कुछ बोल ही रहा था कि तभी ठक 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 कुएं के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। हमारी नजरें तुरंत कुएं की तरफ गईं। कोई अंदर था, कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और फिर कर्र कुएं के अंदर से एक हड्डी तोड़ देने वाली आवाज आई और अगले ही पल एक हाथ कुएं के बाहर आ गया। लेकिन वो कोई आम हाथ नहीं था, वो कंकाल जैसा था। हड्डियों पर सिर्फ सड़ी हुई खाल लिपटी थी और उसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि किसी भी इंसान की हो ही नहीं सकती थीं। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम अब मरने वाले थे। वो हाथ धीरे धीरे कुएं के किनारे को पकड़कर ऊपर खींचने लगा, फिर दूसरा हाथ, और फिर वो चीज बाहर आ गई, काली, भयानक, किसी भी इंसान से 3 गुना लंबी। उसकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं, लेकिन उसके अंदर कुछ हल्का सा चमक रहा था, कुछ जो इंसानी आत्माओं जैसा लग रहा था। वो मरे हुए लोग अचानक रुक गए। अब उनकी सफेद आंखें हमें नहीं, बल्कि कुएं से निकली उस चीज को देख रही थीं। वो सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन वो चीज हमारी तरफ देख रही थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, भाई, ये क्या है? मैं कुछ बोल नहीं पाया। और फिर वो चीज चलने लगी हमारी तरफ। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, कुएं से फिर से आवाज आई, रुक जा। हमारी रूह कांप गई। कुएं के अंदर से किसी बूढ़े आदमी की चीखती हुई आवाज आई, रुक जा, तुझे हमने यहां बांध दिया था, तू बाहर नहीं आ सकता। हमने झटके से कुएं की तरफ देखा। एक बूढ़ा आदमी कुएं के अंदर खड़ा था। उसका आधा शरीर अंदर था, लेकिन उसने दोनों हाथ फैलाए हुए थे, जैसे वो उस काली चीज को रोक रहा हो। वो कौन था? मरे हुए लोगों में अचानक हलचल होने लगी। वो सब धीरे धीरे उस काली चीज के सामने झुकने लगे, और फिर वो चीज अचानक पीछे हटने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, वो गुर्राई। लेकिन बूढ़े आदमी ने कुछ अजीब शब्द बुदबुदाए और अचानक कुएं से एक जोरदार हवा निकली। हमारे कानों में चीखें गूंज उठी। हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया, और जब सब कुछ रुका, हम कुएं के पास खड़े थे और वहां कुछ भी नहीं था। ना वो मरे हुए लोग, ना वो काली चीज, और ना ही वो बूढ़ा आदमी। सब कुछ गायब हो चुका था। रोहित और मैं हांफते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या ये सच में हुआ था? हम वहां ज्यादा देर नहीं रुके। हम भागते हुए गांव के बाहर की तरफ निकले। जब हम गांव से बाहर आए, तब तक अंधेरा छा चुका था, लेकिन अब हमें कोई डर नहीं लग रहा था। सब कुछ शांत था। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले जंगल की तरफ दौड़ पड़े। हम जिंदा थे, लेकिन वो गांव अब भी वहीं था, शापित, जहां कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं बच सकता।